हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। कल हमने एक टॉपिक लिया था सिंगुलर पॉइंट्स का, जो रिवीजन हम लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से आज फिर अपन जो है उससे आगे की बात करेंगे। कल कस्प और नोड के बारे में मैं आपको बता चुका था। जो हमने कर्व ट्रेसिंग के टाइम पे चीज़ें डिस्कस करी थी वो सारी इसमें इससे पहले वाले चैप्टर में है। तो काइंड्स ऑफ कस्प के बारे में अपन बात करना चाहेंगे यहाँ पे। तो कस्प जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं अपन के कस्प जो है दो तरीके का होता है, एक तो सिंगल कस्प और एक डबल कस्प। तो सिंगल कस्प के जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ये है, यदि किसी वक्र की दो शाखाएं उभयाग्र पर उभयनिष्ठ अभिलंब के एक ही ओर स्थित हों। यदि किसी वक्र की दो शाखाएं उभयाग्र पर उभयनिष्ठ अभिलंब के एक ही ओर स्थित हों। उभयनिष्ठ अभिलंब कौन सा है? अगर इन 1 2 3 4 फिगर से ही हम सारा कुछ इसमें समझ लेंगे। उभयनिष्ठ अभिलंब जो n लिखा है नॉर्मल, ये n नॉर्मल, ये n नॉर्मल और ये n, तो ये जो है अभिलंब है। ठीक है। तो अगर किसी वक्र की दो शाखाएं जो हैं वो उभयाग्र पर उभयनिष्ठ अभिलंब के एक ही ओर स्थित हों तो वह एकल उभयाग्र कहलाता है। अब देखिए आप, अपन ने क्या डेफिनेशन दी सिंगल कस्प की, के वक्र की दो शाखाएं उभयाग्र कौन सा वाला, ये और ये उभयाग्र पर क्या उभयनिष्ठ अभिलंब के एक और ही स्थित हो। उभयनिष्ठ अभिलंब कौन सा है यहाँ पे? n और n। तो दो शाखाएं कौन सी हुई इस वक्र की? एक C1 और ये C2, और यहाँ पर भी C1 और C2। ये दोनों शाखाएं उभयनिष्ठ अभिलंब जो n था ना, ये और ये वाला n, इसके एक ही तरफ स्थित है, यानी ये राइट हैंड साइड में स्थित है और यहाँ भी ये उभयनिष्ठ अभिलंब के राइट हैंड साइड में स्थित है। ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं सिंगल कस्प। क्या कहेंगे? सिंगल कस्प। सिंगल कस्प क्या होगा, डिफाइन किस तरह किया जाएगा कि यदि वक्र की दोनों शाखाएं उभयाग्र पर, ये वाला उभयाग्र, इस पर उभयनिष्ठ अभिलंब के एक और ही स्थित हों। उभयनिष्ठ अभिलंब कौन सा है यहाँ पे? n ये वाला है और n ये है। तो दोनों शाखाएं, ये वाली शाखा दोनों n के इस तरफ स्थित है। इसमें भी उभयनिष्ठ अभिलंब कौन सा? ये वाला n। दोनों शाखाएं कौन कौन सी जा रही हैं? ये उभयनिष्ठ अभिलंब कौन सा? n, इसके एक ही तरफ स्थित है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वो कहलाता है साहब सिंगल कस्प। ठीक है। फिर उसके बाद आता है डबल कस्प। यदि वक्र की दो शाखाएं उभयाग्र पर, फिर से देखें बात सारी जो हो रही है उभयाग्र पर, ठीक है, वक्र की दो शाखाएं उभयाग्र पर क्या है? उभयनिष्ठ अभिलंब के विपरीत और स्थित हों। यहाँ पर तो उभयनिष्ठ अभिलंब के एक और ही स्थित हों, यहाँ पर क्या है? उभयनिष्ठ अभिलंब के विपरीत और स्थित हों। तो अब देखें साहब, ये नेक्स्ट फिगर ये वाला और ये वाला देखें। उभयनिष्ठ अभिलंब कौन सा अपना? ये n। उभयनिष्ठ अभिलंब कौन सा है? ये वाला n। दो शाखाएं, जो शाखाएं हैं वो उभयनिष्ठ अभिलंब के विपरीत और स्थित हों। तो देखो ये C1 कर्व है, ये C1 कर्व है, ये C2 कर्व है, इधर भी C2 कर्व नीचे है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि ये दोनों शाखाएं जो हैं आपकी, ये C1 और ये C2 उभयनिष्ठ अभिलंब के विपरीत, और ये C1 यहाँ से यहाँ जा रही है, C2 अगर यहाँ है तो ये यहाँ से यहाँ जा रही है, C1 यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर C2 यहाँ से यहाँ जा रही है। तो मतलब क्या हो रहा है? उभयनिष्ठ अभिलंब तो ये वाला है, तो शाखाएं दो तरफ स्थित हैं, एक तो राइट हैंड साइड में भी स्थित है और एक लेफ्ट हैंड साइड में भी स्थित है। यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी स्थित है और लेफ्ट हैंड साइड में भी स्थित है। तो ऐसी कंडीशन अगर होती है तो अपन उसको नाम क्या देते हैं? डबल कस्प। ठीक है। तो फिर से समझ लें, सिंगल कस्प में क्या होता है? दोनों शाखाएं कर्व की कॉमन नॉर्मल के एक तरफ ही स्थित होती हैं। कॉमन नॉर्मल कौन सा? ये वाला, इसके एक ही तरफ स्थित है। ये कॉमन नॉर्मल है, शाखाएं दोनों एक तरफ स्थित है। और डबल कस्प में क्या होता है? ये जो शाखाएं होती हैं कॉमन नॉर्मल के यहाँ और यहाँ दोनों तरफ स्थित होती हैं, कॉमन नॉर्मल के यहाँ और यहाँ दोनों तरफ स्थित होती हैं। तो इसको अपन बोलते हैं क्या? डबल कस्प।
अब अगला क्या है डेफिनेशन वो देखें, स्पेसीज ऑफ कस्प, उभयाग्र की जाति। ये तो उभयाग्र के प्रकार थे, अपन बात देख रहे हैं क्या, उभयाग्र की जाति। यदि क्या कहता है, वक्र की शाखाएं उभयाग्र पर उभनिष्ठ स्पर्शी के विपरीत दिशा में स्थित हो। अब क्या बात आ गई, पहले तो अपन ने जो भी बात करी थी वो कैसे बात करी थी, अभिलंब से बात करी थी। अब अपन बात क्या कर रहे हैं, स्पर्शी यानी टेंजेंट, ये टी, ये टी, ये टी और ये टी, ठीक है। तो टेंजेंट के अगर विपरीत और स्थित हो तो प्रथम, अब ये टेंजेंट ये है, इसके ऊपर और इसके नीचे, टेंजेंट ये है तो इसके ऊपर और इसके नीचे। अगर उभनिष्ठ स्पर्शी के विपरीत और स्थित हो तो वो प्रथम जाति का हो जाएगा। और अगर क्या हो, उभनिष्ठ स्पर्शी के एक और ही स्थित हो, जैसे यहाँ जा रही है, जैसे यहाँ जा रही है, एक ही और स्थित हो उभनिष्ठ स्पर्शी के, तो वो द्वितीय जाति का हो जाएगा। बात समझ में आ गई, सिंपल चीज़ है ये, बस कन्फ्यूज़न होने के इसमें चांसेस रहते हैं कि अपन को किस तरीके से इसके बारे में याद रखने की कोशिश करनी। तो बार बार रिवाइज करोगे तो एक बार क्लियर हो जाएगा कि टेंजेंट अगर कॉमन टेंजेंट के दोनों तरफ स्थित हो, कॉमन टेंजेंट के वक्र की शाखाएं अगर दोनों तरफ स्थित हो, जैसे यहाँ और यहाँ है, विपरीत और स्थित हो तो वो प्रथम जाति का, और एक ही तरफ स्थित हो कॉमन टेंजेंट के तो द्वितीय जाति का। और सिंगल कस्प और डबल कस्प के बारे में अगर बात करें तो सिंगल कस्प में उभनिष्ठ अभिलंब के एक ही और स्थित हो, उभनिष्ठ अभिलंब ये था, इसके एक ही और स्थित है ये और ये, उभनिष्ठ अभिलंब के एक ही और स्थित हो तो क्या हो जाएगा, वो सिंगल कस्प हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगल और डबल कस्प और जाति में प्रथम जाति और द्वितीय जाति। तो किससे गवर्न हो रही है सारी बात, ये गवर्न हो रही है किससे, नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट से ये वाली चीज़ें जो है क्लियर हो रही है, ठीक है। तो एक ये वाली बात ध्यान रख ले साहब। उसके बाद आगे चलें तो आगे अपने को ये चीज़ मिलेगी, देखें आप क्या है ये, कि एक वो बना हुआ इसमें चार्ट है, कोई ख़ास बात नहीं है, चार्ट है। तो इसमें अपन को करना क्या है कि चार्ट को अपन स्टडी कर लेते हैं, डबल पॉइंट किस किस तरह के होते हैं। तो डबल पॉइंट द्विक बिंदु जिसको बोला है, तो पहले या तो नोड होगा या कस्प होगा। डबल पॉइंट जो है, सिंगुलर पॉइंट की जो बात है वो क्या होगा, या तो नोड होगा या फिर कस्प होगा। अगर कस्प है तो कैसा होगा, एकल उभयाग्र वाला होगा या द्विक उभयाग्र वाला होगा। और एकल में भी प्रथम जाति द्वितीय जाति होगा और द्विक में भी क्या होगा, प्रथम जाति और द्वितीय जाति होगा। तो ये खास चीज़ है, एक सिंपल उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए सब, कैसे डबल पॉइंट को अपन डिवाइड करते हैं, फिर कस्प को एकल उभयाग्र और द्विक उभयाग्र और दोनों में प्रथम जाति द्वितीय जाति, प्रथम जाति द्वितीय जाति, इस तरीके से करा हुआ। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अभी अपन यहाँ और रिवाइज कर लेते हैं, वो है टेंजेंट एट द ओरिजिन, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा। जब कर्व ट्रेसिंग अपन ने की थी तो अपन बात में सबसे पहले क्वेश्चन में एंटर होते ही अपन सिमेट्री देखने के बाद क्या देखते थे, क्या मूल बिंदु पर उसकी कोई स्पर्श रेखा है। तो उसके बारे में आपको शायद याद हो, नहीं हो तो उसी के लिए अपन रिवीजन कर रहे हैं कि सिंपल चीज़ ये देखनी है कि वक्र अगर मूल बिंदु से गुजरता है तो मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण वक्र की समीकरण में निम्नतम घात के पदों को शून्य रखने पर प्राप्त होता है। क्या करेंगे अपन, जो उसका निम्नतम घात के पद हैं उसको जीरो रखेंगे। एक कन्फ्यूजन इसमें होने के चांस रहते हैं कि अपन ये सोचते हैं निम्नतम घात के पदों के गुणांक को जीरो रखना है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें बस जो निम्नतम घात का पद है उसको पूरे को उठा के आप जीरो के बराबर रख दो तो टेंजेंट एट द ओरिजिन यानी मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा प्राप्त हो जाएगी। अब जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर एक छोटा सा दे रखा है, अच्छा एग्जाम्पल है, एक बार में समझ में आ जाएगा। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो निम्नतम घात क्या हुई, या तो y मान ले तो एक दो घात इसमें हो रही है, x मान ले तो दो घात इसमें हो रही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिला के तो चार घात हो जाएगी। तो निम्नतम घात के पद कौन से हुए अपने, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको उठा के 0 के बराबर रख दो तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। ये न्यूनतम घात का आपका पद हो जाएगा। तो इससे अपन जो है न्यूनतम घात के पद को जैसे 0 निकालेंगे रखेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स मूल बिंदु पर इस वक्र की स्पर्श रेखा अपन को प्राप्त हो जाएगी। तो ये कुछ रिवीजन का पार्ट था डबल पॉइंट के बारे में। अगले टर्न पर अपन जो है कुछ और चीज़ लेकर के, इससे आगे की चीज़ लेकर के रिवीजन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।